हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों, जीके के जो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर 8 हम लोग डिस्कस करेंगे आज। 7 सेट्स पहले हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। सारे एग्जामिनेशंस के लिए जो सरकारी एग्ज़ाम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे भी नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, कम से कम 3 बार पूछे जा चुके हैं। तो आगे एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं क्वेश्चन का कलेक्शन है, 25 क्वेश्चन का सेट है। फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी में पूछा जा चुका है। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो कितने वर्षों तक चला था? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 3 वर्ष। सही जवाब क्या होगा? अगर आपको जवाब पता होता है आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ए, बी, सी या डी लिख के दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। तो सही जवाब क्या होगा कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो कब से कब तक चला था? तो वो गृह युद्ध चला था 1642 ईस्वी से लेके 51 ईस्वी तक, यानी 7 ईयर्स तक चला था। सही जवाब हो जाएगा इसका बी। 7 साल तक चला था इंग्लैंड में गृह युद्ध। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खुर्रम का जन्म स्थल था। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, किसके बचपन का नाम खुर्रम था, यानी किनका नाम बचपन में खुर्रम था, ये भी पूछा जा चुका है। और ये पूछा जा चुका है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। अब देखिए रेलवे में ये क्वेश्चन आया था और महेंद्र घाट वाले में आ चुका है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, वो था खुर्रम। तो समझ गए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शाहजहां का जन्म स्थल क्या था। शाहजहां कौन थे? शाहजहां मुगल वंश में जहांगीर और जगत गोसाई का तीसरा बेटा कौन था? जहांगीर। एवं उनकी माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई। जहांगीर एवं जगत गोसाई का तीसरा बेटा शाहजहां था। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। तो वही पूछ रहा है उनका जन्म कहाँ हुआ था? इस्लामाबाद, पंजाब, लाहौर और अमृतसर। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है। तो खुर्रम का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। क्लियर हो गया। आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। फ्रेंड, जैसे हम हमेशा बोलते हैं जब आप मेरा वीडियो देखा कीजिए तो अपने पास कॉपी पेन जरूर रखा कीजिए। जो जो पॉइंट्स बोलते हैं सेट नंबर लिख कर वहाँ पर आप वहाँ पे सारे पॉइंट्स को ज़रूर लिखिए। बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हर कोई पढ़ाता है, जीके कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे जीके में खासियत क्या है? ये सेलेक्टेड क्वेश्चन से पहली बात जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार आ चुके हैं। और हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं बताते, हम क्वेश्चन में अगर कुछ और चीज़ें जुड़ी होती, जैसे भी हम खुर्रम और शाहजहां के बारे में बताए, शाहजहां का जन्म कब हुआ वो बताए, उनके पिता माता का भी नाम बताए। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर सेट मार रहे होंगे तो आपको मिलेगा सब, है ना। तो सेट तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी किताबें अवेलेबल है, लेकिन हम लोग उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ते हैं जो एग्जाम में कई बार टकराए हैं, है ना। तो आप मेरे कॉपी पेन जरूर रखा कीजिए ताकि हर पॉइंट को आप लिखिए, और आप जब 10-15 सेट कर लेंगे तो आपको लगेगा नहीं जीके आपका स्ट्रांग हो रहा है ना। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में आते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या बोला? किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम और इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त साम्राज्य जो था वो भगवान विष्णु को मानते थे और वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया है। दूसरा पॉइंट क्या जाए कि भारत का जो स्वर्ण युग है वो गुप्त काल था। भारत का स्वर्ण युग कौन सा था? वो था स्वर्ण काल या स्वर्ण युग बोलते थे किसको? गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग या फिर स्वर्ण काल या स्वर्ण युग बोलते थे। तीसरी बात क्या है कि कला, विज्ञान और साहित्य का काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुआ, और इसी समय शिक्षा के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय जब इसके शासक थे उस समय चीनी यात्री फाहियान इंडिया पढ़ने के लिए आया था। समझ में आ गया? चीनी यात्री था, तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये भी आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। वो एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो गुप्त साम्राज्य से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ थी क्या क्या हुई? सबसे पहले गुप्त साम्राज्य विष्णु भगवान को मानते थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ए इसका आंसर हो गया। तीसरी बात, गुप्त साम्राज्य भारत का स्वर्ण युग था। चौथी बात,
गुप्त साम्राज्य में कला, विज्ञान और साहित्य को काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला। और इसी समय जब चंद्रगुप्त द्वितीय जब इसके शासक बने, उस समय फाहियान भारत की यात्रा पर आया था। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में एक बार नहीं कई मरतबा पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा, एकदम भूलिएगा मत। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस हम ये नहीं करें आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, जैसे हम मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन ऐसे ही वीडियोस लेके आते हैं। 25 क्वेश्चंस का सेट होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हिंदी क्वेश्चंस होते हैं जीके में, और सारे एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके होते हैं। अगर ऐसा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएंगे तो आपको ऐसे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, है ना। लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये एक रिक्वेस्ट आप लोगों से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, खुदीराम बोस को किस उम्र में फांसी की सज़ा मिली थी? खुदीराम बोस को किस उम्र में फांसी की सज़ा मिली थी? 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, क्या सही जवाब होगा? देखो, खुदीराम बोस को सबसे पहली बात, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा मिलने वाले हैं कौन है? खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में इनको सजा मिला, सबसे यंगेस्ट थे। भारत में अगर पूछा जाए सबसे कम उम्र में किनको मिला, तो वो मिला खुदीराम बोस को। क्लियर है? कब मिला था फांसी की सजा? इनको मिला था 11 अगस्त 1908 ईस्वी में। कब मिला था? 11 अगस्त 1908 ईस्वी में। कहाँ मिला था? तो मुजफ्फरपुर है बिहार में, मुजफ्फरपुर के जेल में मिला था। क्लियर हो गया? तो कहाँ मिला था? मुजफ्फरपुर के जेल में। मुजफ्फरपुर बिहार का एक जिला है, वहीं के जेल में इनको फांसी की सजा मिली थी। 11 अगस्त 1908 ईस्वी में इनको मिला था। उस समय उनकी जो आयु थी वो थी 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन, 8 डेज। 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन, यानी 18 इसका सही आंसर हो गया। लगभग 19 वर्ष के थे, 18 साल कंप्लीट कर चुके थे वो। तो 18 वर्ष की उम्र में उनको फांसी की सज़ा मिली थी। कहाँ मिली थी? तो मुजफ्फरपुर के जेल में। चलिए 2 पॉइंट और जानते हैं। एक तो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे पहला शहीद कौन था। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आ चुका है। भारत का सबसे पहला शहीद कौन थे? वो थे मंगल पांडे। नाम तो बढ़िया से जानते होंगे मंगल पांडे का। तो मंगल पांडे पहला शहीद थे भारत के। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है वो देखते हैं। तो वीडियो को प्यार ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो। यांगसी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? यांगसी, यांगसी एक नदी है जो चीन में बहती है, और चीन में इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। कितना है? 6300 किलोमीटर। तो ये कह रहा है, चीन की एक नदी है, तो कह रहा है कि यांगसी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और इनमें से कोई नहीं। तो ये सही जवाब है एशिया। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्या बोले, मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, सोम, बुध और शुक्र 3 दिन हम वीडियो लाते हैं। ऐसे सेलेक्टेड 25 क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशंस में कम से कम 3 टाइम्स तो पूछे ही गए हैं। तो बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइएगा, जो 3 दिन वीडियो आएंगे वो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है? आदर्श दशा क्या होता है? मतलब वायुयान उड़ने के लिए जो जो कंडीशंस होने चाहिए कि वहाँ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वहाँ का मौसम कैसा होना चाहिए, है ना, वहाँ पे तूफान नहीं हो, ये सारी चीज़ें। तो वायुमंडल उड़ाने के लिए जो सूटेबल कंडीशन होता है वो किस मंडल में पाई जाती है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और इनमें से कोई नहीं। 4 मंडल में से 3 ऑप्शन दिया कि कौन सा है। तो सबसे नीचे का जो मंडल है वो तो क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर आता है समताप मंडल। क्या आता है? सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, इसको सब साफ करता हूँ तब बताता हूँ। सबसे नीचे जो मंडल है वो है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल। ये क्षोभ है, ये है क्षोभ है, ये है समताप मंडल। क्लियर है? तो समताप मंडल में ही फ्लाइट उड़ता है। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, ये जो बीच का एरिया है ना, जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल की बीच की सीमा जो एक दूसरे जोड़ती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा।
इस क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर का जो रेडियस है, रेंज है, इस क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर का जो रेंज है, इसी में पूरा का पूरा 50 किलोमीटर क्या है, समताप मंडल है, और इसी में प्लेन उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। तो आपने क्या समझा यहाँ पर कि यहाँ पर जो सबसे निचला परत है वो है क्षोभ मंडल, उसके बीच उसके बाद है समताप मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल का जो बीच में बॉर्डर है, जो सीमा है, उसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। और समताप मंडल जो है क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर ऊपर तक का जो एरिया है वो है समताप मंडल, जहाँ पे प्लेन उड़ता है। इसके अलावा और एक चीज़ बता दूं, आप ओजोन लेयर यानी ओजोन लेयर का मतलब ओजोन परत का नाम सुने होंगे, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है ना, और कई तरह की चर्म रोग से और बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। तो ये जो ओजोन लेयर है, ये जो ओजोन अस्तर जिसको बोलते हो, ये ओजोन का जो दीवार बना पड़ा है वो भी समताप मंडल में ही है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, O3, है ना। तो ये आंसर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ भी गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। फ्यूजी लिफ्ट किस खेल से खिलाड़ियों को बोलते हैं? फ्यूजी लिफ्ट मार्शल आर्ट, कराटे, मुक्केबाजी और स्कूनर। सही जवाब क्या होगा? तो मुक्केबाजी का जो खिलाड़ी होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्यूजी लिफ्ट। सी इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ एक बार अपने वीडियो को प्यार ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं कई बार पूछे जा चुके हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5 ईयर प्लान से पूछा गया है। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? यानी गरीबी को हटाओ। तो किसके अब तक चौथी, छठी, दूसरी और पाँचवीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को ख़त्म करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो देखो, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो फिफ्थ पंचवर्षीय योजना जो था, उसका जो है प्लान टाइम था 74 से लेके 78 तक। अब बोलिए यहाँ तो 4 साल ही है 74 के बाद, इसके बारे में हम बताएंगे, बस आप देखते चलिए। तो जो पंचवर्षीय योजना आई, तो पंचवर्षीय योजना तो 5 साल का होता है, ये 4 साल ही है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी, ये था 1974 से लेकर 1978 तक। इस पंचवर्षीय योजना में न्याय, गरीबी हटाओ और रोज़गार, क्या चीज़, रोज़गार, गरीबी को हटाना और न्याय, जस्टिस की बात कर रहा है, इस पे काफ़ी जोर दिया गया था। फिर से समझिएगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में रोज़गार को, गरीबी उन्मूलन और न्याय यानी जस्टिस पे काफ़ी जोर दिया गया। पहली बात, 1974 ईस्वी से लेके 1978, हालांकि 79 तक जाना चाहिए था, लेकिन 78 ईस्वी में ही मोरारजी देसाई ने, उनकी सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही भंग कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, और किसकी सरकार ने की थी? तो मोरारजी देसाई की सरकार ने की थी। इस पंचवर्षीय योजना में एक नया कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, समझिएगा और लिख लीजिएगा। इस पंचवर्षीय योजना में एक नया कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, जो कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का नाम दिया गया था। क्या नाम था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इसका मतलब ये था कि सरकार की कोशिश ये थी कि कम से कम जो भी परिवार है देश में, हर परिवार के पास न्यूनतम इतनी सुविधाएं हों, इतनी हर चीज़ें अवेलेबल हों उनके पास, कि वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर आसानी से कर सके। तो पंचवर्षीय योजना से बहुत सारी जुड़ी क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे पढ़ी। पहला क्या पढ़ा कि पंचवर्षीय योजना, जो पांचवा पंचवर्षीय योजना था, उसका कार्यकाल क्या था? 1974 से लेके 1978 तक, क्योंकि 79 तक जाना था, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको 1 साल पहले 1978 में ही खारिज कर दिया था। पहली बात, इस पंचवर्षीय योजना का जोर जो था वो था रोजगार को दिलाना, गरीबी हटाना और न्याय पर जोर देना कि न्याय सबको मिले। तीसरी बात क्या है कि इस पंचवर्षीय योजना में सबसे अच्छी बात क्या होती है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का मकसद ये था कि जो भी परिवार है उसको कम से कम इतनी सुविधाएं अवेलेबल हों, उपलब्ध हों, कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, पिट्यूटरी और क्लोरोप्लास्ट। सही जवाब क्या होगा? तो कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया को। ये करता क्या है? जो आपके शरीर में ऑक्सीजन है उसको जलाकर ऊर्जा बनाता है। यानी आप सांस जब लेते हैं तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन जब चला जाता है तो उसको जला करके एनर्जी बनाता है। चलिए ऑक्सीजन की बात करें तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन कितना होता है मानव शरीर में? वो होता है 95 से 100%।
वैसे यूजुअली 98 होता है, ठीक है। तो 95 से 100 का रेंज होता है, लेकिन यूजुअली 98% होता है ब्लड ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन को ही जलाकर ये ऊर्जा बनाता है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, उसीलिए उसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। कर्क रोग किसे कहते हैं? हैजा, पीलिया, कैंसर और ज्वार। सही जवाब क्या है? कर्क रोग। ए सी इसका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस को कॉपी में ज़रूर लिख रहे होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कैसा वीडियो लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। चौथी बात, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं, और जब आप पता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ उसका आंसर ज़रूर लिखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि 3 दिन जो सप्ताह में वीडियो आएगा 25-25 क्वेश्चन का, वो आप तक पहुंच सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डुरंड रेखा जोड़ती है, डुरंड रेखा किसको जोड़ती है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो डुरंड रेखा किनको किनको जोड़ती है? सही जवाब क्या होगा? तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ती है। सी इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, भारत और पाकिस्तान को कौन जोड़ती है? वो है रेड क्लिफ रेखा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान को जोड़ती है, और जो भारत चीन है इस जोड़ती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को जोड़ती है। ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है कि मैकमोहन रेखा किसको जोड़ती है, तो भारत और चीन को। भारत पाकिस्तान का रेड क्लिफ, ये भी कई बार आ चुका है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान को जोड़ता है डुरंड रेखा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन शीत रक्त जानवर है? शीत रक्त, जिनका ब्लड ठंडा होता है? कछुआ, छिपकली, मछली और उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? तो कछुआ भी है, छिपकली भी है और मछली भी है, यानी आपका सही जवाब क्या होगा? तीनों का तीन होगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीवन रक्षक धातु है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। जीवन रक्षक धातु किसको बोलते हैं? रेडियम को हम लोग जीवन रक्षक धातु बोलते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वैसे ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शोरा किस देश की संसद का नाम है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शोरा किस देश की संसद का नाम है? संसद का क्वेश्चन अक्सर CHSL जो है आपका, उसका या फिर रेलवे वाले एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इस देश की संसद का नाम क्या है। तो जर्मनी, स्पेन, अफगानिस्तान और तुर्की। सही जवाब क्या होगा? अफगानिस्तान के संसद को नाम शोरा बोलते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? वो है काबुल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फेफड़े में कुल वायु क्षमता होती है, फेफड़े में कुल वायु क्षमता होती है 5 से 7 लीटर, 6 से 8 लीटर, 4 से 6 लीटर और 3.5 लीटर से 5 लीटर। तो क्वेश्चन क्या है कि फेफड़े में वायु कितनी होती है, क्षमता कितनी होती है? तो सही जवाब कितना है? 6 to 8 लीटर। बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला वीडियो कब आने वाला? आज है वेडनेसडे, बुधवार। अगला वीडियो आएगा फिर से फ्राइडे को, सेम रात में ही वीडियो आएगा, है ना। दिन भर मैं आपका वीडियो बनाता हूँ, 2 दिन में पूरा क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन कई बार टकरा चुके हैं। 2 दिन में वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट रेडी करता हूँ, और मैं हर बुधवार, सोमवार और शुक्रवार, सोम, बुध और शुक्र, इस 3 दिन को वीडियो लेके मैं आप तक आता हूँ। तो वीडियो को भरपूर प्यार दीजिए, हमारी मेहनत को थोड़ा सा प्यार दीजिए। आर्म सेंटर कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आर्म सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद और कानपुर। सही जवाब है अहमदाबाद। ए इसका राइट आंसर हो गया। कहाँ है ये? गुजरात में है। शांति वन किन से संबंधित है? शांति वन बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। किनको जाएगा शांति वन? तो सही जवाब है पंडित नेहरू। सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, साहित्य, खेल और विज्ञान। सही जवाब है संगीत के क्षेत्र में। ए इसका राइट आंसर हो गया। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो संगीत का पुरस्कार तो द रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा। दी रिकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है, हालांकि एक ही बार आया, बट देख लीजिएगा, और भी आएगा तो मुझे मिला नहीं, ठीक है। एकेडमी, द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ये वार्षिक पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ था? बहुत बढ़िया। रूस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। फुटबॉल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। और सबसे पहला जो फुटबॉल के लिए स्टेडियम बना था, उसका क्लब था, वो नाम था शेफील्ड। शेफील्ड, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है।
शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जो कि 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में बन के रेडी हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? पिंक रिवॉल्यूशन, कपास, प्याज, अंडा और आलू, इनमें से बताना है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत क्या है? 10% सिद्धांत, उसके बारे में जानेंगे। विलियम हार्वे, क्लेमेंटन चर्चिल, लिंडमैन और मैडम क्यूरी। तो 10% सिद्धांत क्या कहता है कि आप जो खाना खाते हो ना, जो खाद्य पदार्थ है, उसका 10% एनर्जी ही एक्चुअली यूज़ होता है, स्थानांतरित हो पाता है, बाकी सारा एनर्जी वेस्ट होता है। यानी आप जितना खाना खाए उससे अगर 1000 कैलोरी आपने लिया तो 100 कैलोरी ही आपका यूज़ का है और बाकी कैलोरी जितना है वो सारा का सारा वेस्ट जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है हमारे लिए वो है सोलर लाइट, जहाँ से 90% सूर्य की रोशनी से हमें 90% तक हमें एनर्जी प्राप्त होती है। रेस्ट जो लगभग 10% बचा वो हमें खाने से मिलता है। क्लियर हो गया? तो इसी के लिए जो थ्योरी दिया था 1942 ईस्वी में लिंडमैन ने दिया था कि 10% खाद्य सिद्धांत क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। अर्थशास्त्र किनकी रचना है? चाणक्य, चंद्रगुप्त, कालिदास और बाणभट्ट भट्ट। तो अर्थशास्त्र और चाणक्य, या कहीं कहीं आपको इनका नाम कौटिल्य भी मिलेगा, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र किनकी रचना है? तो चाणक्य रचना इनकी है, या कौटिल्य, जो भी मिल जाए, ये इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। भारतीय ध्वज को सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का ध्वज है सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? मुंबई, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली। सही जवाब है कोलकाता। भारतीय ध्वज को सबसे पहले कोलकाता में फहराया गया था। कहाँ पर फहराया गया था? तो पारसी बागान है वहाँ पे, पारसी बागान है। ठीक है, पारसी बागान में फहराया गया था। और कब? तो वो था 7 अगस्त 1906 ईस्वी को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय ध्वज को सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? तो 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कोलकाता में फहराया गया था। और उसका जगह का नाम था पारसी बागान स्क्वायर। क्या नाम था? पारसी बागान स्क्वायर। ठीक है, आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईने अकबरी पुस्तक के रचयिता कौन थे? ये बहुत आसान क्वेश्चन और हम जानते हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। टोडरमल, रहीम, बैरम खान, अबुल फजल। डी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को तो कितनी बार देखा गया, हमको लगता है 10 बार से ज़्यादा आ चुका है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप ज़रूर कॉपी पेन में नोट किए होंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शायद में हमने बताया है। सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहे, बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। इसमें सबसे अच्छी खासियत क्या है, आपको 25 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बताया गया है। उसके साथ तीसरा पॉइंट क्या है कि बहुत सारे फैक्ट्स जो एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं वो उसको भी बताया गया ताकि सटीक आपका एक कॉपी बन सके, है ना। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन हम वीडियोज़ लेके आते हैं। फिर अगला वीडियो शुक्रवार को रात आएगा, है ना। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, परिवार ज़रूर बनिए परफेक्ट पुस्तक का। तो क्वेश्चन अगला क्या है और आखिरी क्वेश्चन है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम और सिक्किम। सही जवाब है कर्नाटक। बांदीपुर के अलावा यहाँ पे नगरा होल और बन्नेर घट्टा 2 नेशनल पार्क हैं जो बहुत फेमस है और एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। क्या है? NAGA, नगरो होल और बन्नेर घट्टा, BANNER, बन्नेर, GHATT, घट्टा। ये 2 नेशनल पार्क हैं जो कि कर्नाटक में है। बांदीपुर तो है ही, और नगरी होल और बन्नेर घट्टा, ये दोनों का दोनों 3 नेशनल हो गए। ये तीनों का तीनों कर्नाटक में और तीनों एग्ज़ाम में आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। ये सब तो बैंक में भी पूछता है, जो जीके सेक्शन होता है पीओ और क्लरिकल का ना, जीके जीएस, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का काफ़ी अच्छा रहा होगा आपका क्लास। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।